अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपने ये स्ट्रक्चर जरूर देखा होगा। चलिए समझते हैं ये क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम है ईशा और डीप नॉलेज ऑफ बायोलॉजी सीरीज में आपका स्वागत है। ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, जिसमें हम समझेंगे कि सेल कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में बायोलॉजी से स्टार्ट किया था कि बायोलॉजी क्या है और उसके कितने ब्रांच है। लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा कि सेल क्या होता है। अब हम देखेंगे कि सेल कितने टाइप के होते हैं। बच्चों, सेल के टाइप को समझने से पहले मैं थोड़ा सा इसके अलग टॉपिक को समझाती हूँ, जिससे आपको समझने में हेल्प मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम किसी भी एनिमल को देखें, फॉर एग्जांपल ह्यूमन को देखेंगे, तो जो ह्यूमन बॉडी है वो किस चीज से मिलके बनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलके बनी है, जिसे हमने नाम दिया था सेल। जब सेल आपस में मिलते हैं और उनकी ओरिजिन सेम होते हैं, उनके फंक्शन सेम होते हैं, तो उस ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कहते हैं। और जब टिश्यू आपस में मिलता है तो ऑर्गन बनता है। एंड जब ऑर्गन आपस में मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो टिश्यू है, टिश्यू आपस में मिलकर मान लीजिए स्टमक बना रहा है, हार्ट बना रहा है। सिमिलरली वैसे ही अलग अलग ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम, लाइक एग्जाम्पल के लिए जैसे ऑर्गन बना स्टमक और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन कहलाएंगे। अब ये सारे ऑर्गन जैसे माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं, डाइजेस्ट करने का फंक्शन कर रहे हैं। तो उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? ऑर्गन सिस्टम। सिमिलरली वैसे ही एक ऑर्गन हार्ट ले लेंगे, ब्लड हो गया, उसमें ब्लड वेसल्स हो गए, आर्टरी हो गया, वेन हो गया, ये सारे ऑर्गन है, ऑर्गन मिलके आपके सर्कुलेटरी सिस्टम बनाएंगे। सिमिलरली ब्रेन हो गया और उसमें जितने भी नर्वस सिस्टम है वो सब मिलके नर्वस सिस्टम, नर्व सेल्स, ये सब मिलके नर्वस सिस्टम बनाएंगे। तो ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। सिमिलरली जब सारे सिस्टम एक साथ मिल जाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जब सारे सिस्टम मिल जाते हैं तो जाके फिर हमारी बॉडी बनती है। राइट, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। अब देखेंगे बच्चों, जैसे किसी भी बॉडी को चलाने के लिए, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए, जैसे मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम को परफॉर्म करना है तो उसके लिए मुझे मेरे पास डाइजेस्टिव ऑर्गन होने चाहिए, मतलब बॉडी को चलाने के लिए ऑर्गन होने चाहिए जो अपना एक वर्क करेगा। सिमिलरली जब मैं बात करूंगी सेल की, तो सेल को भी चलाने के लिए कुछ ना कुछ ऑर्गन की जरूरत होती है, तब जाके उस सेल के अंदर में मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलते हैं। जैसे हमारे बॉडी में भी वो सेल के अंदर ही चल रहा है, बट सेल आपस में मिलके अच्छे से उस फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। सिमिलरली सेल के अंदर में भी, अभी फिलहाल के लिए हमने सेल के स्ट्रक्चर को नहीं समझा है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि मान लेते हैं कि कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप का है, ये हमने मान लिया सेल, जैसे कि हमने उस वीडियो में देखा था। जैसे मान लेते हैं ये एक स्ट्रक्चर है, इसे हम अभी फिलहाल के लिए मान ले रहे हैं सेल है। तो इस बॉडी को चलाने के लिए, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसको चलाने के लिए इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा, तो उसके लिए इसके अंदर भी ऑर्गन प्रेजेंट होने चाहिए। तो बच्चों, जब बात करेंगे एक बड़ी बॉडी, ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी की, तो उसके अंदर के ऑर्गन को हम ऑर्गन ही नाम दिए हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे सेल की, स्मॉलेस्ट यूनिट की, तो उसके ऑर्गन को हम ऑर्गेनली कहेंगे। ऑर्गेनली मीन्स कि सेल के ऑर्गन को ऑर्गेनलीज कहेंगे। ऑर्गेनली कहेंगे, बहुत सारे ऑर्गेनली है तो ऑर्गेनलीज एक साथ बोलेंगे, ठीक है। तो वो ऑर्गेनली, हर एक ऑर्गेनली का अलग अलग फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारे माउथ का फंक्शन है च्युइंग करने का, हमारे स्टमक का फंक्शन है उसे डाइजेस्ट करने का, HCl प्रोड्यूस करने का। सिमिलरली हमारे आंखों का फंक्शन है देखने का, कान का फंक्शन है सुनने का। हर किसी ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन है। सिमिलरली सेल के अंदर के हर किसी ऑर्गेनली का अलग अलग फंक्शन होता है। कोई फंक्शन, कोई एक ऑर्गेनली आपका एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, कोई फोटोसिंथेसिस करेगा, कोई उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो वैसे अलग अलग टाइप के वर्क है। पर
इस वीडियो में हम उनकी बात नहीं करेंगे। हम जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वहां हम डिटेल में बात करेंगे कि सेल ऑर्गेनेली क्या क्या है, उनका फंक्शन क्या है। बट इस वीडियो में इन ऑर्गेनेली के नाम जरूर आएंगे, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये क्या है, ये क्या है। आपको मैं बताते जाऊंगी ये एक ऑर्गेनेली है, मैं उसके फंक्शन को, उसके सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन को अगली वीडियो में कवर करूंगी। तो आप लोग इस वीडियो में सिंपल सा आपका फोकस होना चाहिए कि हमारा जो सेल है वो कितने टाइप का है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं सेल कैसे बना, आगे एक अलग टॉपिक, इस अलग टॉपिक पे एक नया वीडियो बनेगा जो कि होगा बिग बैंग थ्योरी, जिसमें हम समझेंगे कि कैसे हमारा ये यूनिवर्स बना है, कैसे हमारे अर्थ, जो हम जिस जगह पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, वो कैसे बना है और वहां पर लाइफ कैसे स्टार्ट हुई है। तो हम ये भी देखेंगे कि कैसे एक सेल बना, पहला सेल कैसे बना। ये सारी बात हम किसी अगले टॉपिक पे, अगले वीडियो पे करेंगे। बट फिलहाल हम समझते हैं कि जब पहला सेल बन रहा था बच्चों, तो उसमें कुछ कुछ कमियां थी, कुछ कुछ चीजें वेल डेवलप्ड नहीं थी। और जब जैसे दुनिया एडवांस होते गई, हमारा अर्थ भी डेवलप होते गया, वैसे ही धीरे 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 सेल में भी डेवलपमेंट होते गया, सेल में भी परफेक्शन आते गई। तो हमने, जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि जो सेल थे वो बेसिकली दो टाइप के थे, जिन्होंने उन्होंने नाम दिया फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल और सेकेंड को नाम दिया उन्होंने यूकैरियोटिक सेल। पहले का नाम था प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरे का नाम था यूकैरियोटिक सेल। किस बेसिस पे उन्होंने डिवाइड किया बच्चों? तो जो मैंने अभी बताया, सेल ऑर्गेनेली और एक सेंटर जो सेल को कंट्रोल करता था। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी, जो कि कंट्रोल पार्ट होता है सेल का। मतलब सेल में कैसे फंक्शन, कितना फंक्शन हो, जैसे हमारी बॉडी का कंट्रोल पार्ट है हमारा ब्रेन, सिमिलरली सेल का जो कंट्रोल पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियस। ये भी एक ऑर्गेनेली ही है। तो ये इसके बेसिस पे, न्यूक्लियस और ऑर्गेनेली, इनके बेसिस पे साइंटिस्ट ने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल है बच्चों, वो प्रो और कैरियन, ये दो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से मिलके बना है। प्रो का मतलब होता है बच्चों प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब होता है बच्चों न्यूक्लियस। मीन्स प्रिमिटिव मतलब स्टार्टिंग का जो सेल था। जैसे हम बात करें न्यूक्लियस, जब स्टार्टिंग हुआ था सेल का बनना, तो वहां पर जो इसका कंट्रोल पार्ट था न्यूक्लियस, वो वेल डेवलप नहीं था, बोल सकते हैं न्यूक्लियस एब्सेंट था। तो जो सेल के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल था, वो सेल के, ये न्यूक्लियस ही एब्सेंट था, तो इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल था वो फ्री मूवमेंट कर रहा था साइटोप्लाज्म में। मतलब उसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं था, बना ही नहीं था। इसलिए उस तरीके के सेल को हमने नाम क्या दिया? प्रोकैरियोटिक। कैरियन से मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसको हमने नाम दिया कैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब प्रिमिटिव टाइप के सेल जिनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं था। दूसरा बात मैंने बोला कि ऑर्गेनेली के बेसिस पे था, तो उस टाइम पे साइंटिस्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि उसके अंदर जो ऑर्गेनेली है, मेन ऑर्गेनेली प्रेजेंट ही नहीं था। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉल्डी, बहुत सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं थे। तो इस तरीके से हमने समझा प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, ऐसे सेल जो कि एडवांस नहीं है, डेवलप नहीं है, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है एंड ऑर्गेनेलीज भी एब्सेंट है, उन टाइप के सेल को हम क्या नाम दिए? प्रोकैरियोटिक सेल। ये किन किन ऑर्गेनिज्म का सेल प्रोकैरियोट्स होता है? जैसे कि बैक्टीरिया होता है, आपका साइनोबैक्टीरिया होगा, आर्किया, ये सब एग्जाम्पल है प्रोकैरियोट। जो हम बैक्टीरिया जनरली देखते हैं, दही के अंदर बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, और भी अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं जिससे हमको डिजीज होता है। तो वो जितने भी टाइप के बैक्टीरिया, उनका सेल कैसा है? वेल डेवलप नहीं है, उनके अंदर न्यूक्लियस, उनके अंदर ऑर्गेनेली नहीं है, तो उन सेल को हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये तो हुआ प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब। तो बच्चों अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। यूकैरियोट्स दो वर्ड से मिलके बना है, यू एंड कैरियोट। अगेन कैरियोटिक मतलब कहां से आया है? वो कैरियन से। कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। तो यहाँ पर यू का मतलब होता है ट्रू, है ना। यहाँ कमी क्या थी बच्चों? न्यूक्लियस नहीं था, तो यहाँ वो चीज फुलफिल हो गया, न्यूक्लियस आ गया, डेवलप हो गया। ऑर्गेनेली नहीं था, यहाँ पर ऑर्गेनेली आ गया।
अच्छा बच्चों, जब मैं इसको स्टार्टिंग में पढ़ रही थी ना, तो मेरे मन में क्वेश्चन आया था क्या, कि जितने भी फंक्शन है वो तो ऑर्गेनली में होते हैं। अभी हमने यही बात की ना कि जैसे किसी बॉडी के ऑर्गन ही सारे फंक्शन को जनरेट करते हैं, तो मेरे मन में क्वेश्चन आया था कि ऑर्गेनली में ही सारे फंक्शंस होंगे, यहाँ तो ऑर्गेनली है ही नहीं, तो कैसे फंक्शंस होंगे। तो बच्चों वो हम आगे समझेंगे कि उसके अंदर ऑर्गेनली नहीं था, बट फंक्शन को करने के लिए कुछ कुछ छोटे मोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जैसे राइबोसोम प्रेजेंट था और साइटोप्लाज्म था, उसमें लिक्विड पार्ट जो मैंने बताया था प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब जितने भी लिविंग कंपार्टमेंट जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आपका साइटोप्लाज्म, ये सारी चीज प्रेजेंट थे, उनके अंदर वो सारे फिनोमिना होते थे। आगे समझेंगे, फिलहाल अभी हम सिर्फ बेसिक बेसिक समझ रहे हैं, उसके बाद उसका और डिटेल समझेंगे। तो ये बच्चों समझ आ गया आपको प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। अब हम यूकैरियोटिक पे चल रहे थे, तो यू मतलब ट्रू, कैरियोट मतलब जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और इनके अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं वो वेल डेवलप थे। कई ऑर्गेनेलीज के अंदर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली मतलब 2 मेम्ब्रेन से घिरे हुए ऑर्गेनेली प्रेजेंट थे। तो ये तो बात हुई यूकैरियोट्स का, ये तो बात हुआ प्रोकैरियोट। जो यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल हम देखेंगे बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाएगा। एक है प्लांट और एक है एनिमल, मतलब जितने भी एनिमल सेल होते हैं उनके जो सेल हैं वो डेवलप्ड है, यूकैरियोट्स टाइप के हैं। प्लांट के भी यूकैरियोट मतलब इनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, उनके अंदर ऑर्गेनेलीज होंगे। क्लियर बच्चों। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर देखेंगे। जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो दिखता कैसे है, उनमें क्या क्या फंक्शन कैसे कैसे होते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं उसके ऊपर। तो ये है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम। चलिए इसे समझते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट है, क्या क्या स्ट्रक्चर है। तो बच्चों ये प्रोकैरियोटिक सेल है, एक बैक्टीरियल सेल का डायग्राम है। चलिए इसमें देखते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर है। फर्स्ट हम बात करते हैं इसके जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए है। ये देखिए यहाँ पर इसका कोई भी अलग सा कवरिंग नहीं है। जब हम बात करेंगे जैसे कि यूकैरियोटिक सेल, तो वहां पर प्रॉपर एक न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर में डीएनए स्टोर होगा, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, डीएनए फ्रीली साइटोप्लाज्म में है। डीएनए क्यों, मतलब क्या है डीएनए, क्या वर्क होता है, ये इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जिसके अंदर सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन कि सेल को कितना सेल के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन है, सेल का साइज कितना होना है, सेल कैसा वर्क करेगा, कब वर्क करेगा, जितने भी कंट्रोल पार्ट है सेल को लेके वो सारे इंफॉर्मेशन इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिख रहा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, जितने भी अंदर का जो मटेरियल है उसमें एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक प्रोवाइड करता है, एक तरह से बोल सकते हैं मीडियम प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर जो आपका डीएनए है और ये अलग अलग ऑर्गेनेलीज है वो सब फिक्स रहते हैं वहां पर। जो आपका साइटोप्लाज्म होता है वो न्यूट्रिशन देने का भी एक तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट आते हैं सेल वॉल। वॉल से मतलब समझ आता है, जैसे हम अपने आसपास देखें, वॉल वॉल क्या करता है, हमें प्रोटेक्शन देता है, बरसात गर्मी ये सब चीजों से प्रोटेक्शन बना के रखता है हमारे लिए। सिमिलरली सेल वॉल का मतलब है जो कि सेल को प्रोटेक्शन देगा, सेल को एक तरह से स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। नेक्स्ट है फ्लैजिला। ये फ्लैजिला और ये पिलाई दोनों दिखने में थोड़े सिमिलर होते हैं, बट दोनों का फंक्शन अलग होता है बच्चों। जैसे मैंने बात किया अभी बैक्टीरियल सेल का, तो जब ये पानी में रहते हैं या कहीं भी, तो उनको मूवमेंट करना, इनके पास हाथ पाँव तो है नहीं जो मूवमेंट करेंगे, तो इनको मूवमेंट करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम हमने दिया है फ्लैजिला। ये क्या करता है, ये इस तरीके से मूव करता है ताकि वो पानी में या कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह तैर के जा सके। नेक्स्ट जब बात करते हैं हम पिलाई की, तो ये भी एक अलग अलग स्ट्रक्चर टाइप का होता है जिसका काम होता है सरफेस से चिपकने का, सबस्ट्रेट से चिपकने का काम करता है कि कहीं पर अगर उसे जैसे मान लो चिपकना है, रिप्रोडक्शन करना है, एक जगह पे रहना है, न्यूट्रिशन में, तो वहां पर किसी भी सबस्ट्रेट से होल्ड करने का काम करता है पिलाई। तो ये चिपकने का काम करेगा किसी सरफेस से, और ये जो फ्लैजिला है वो मूवमेंट का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पर है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है बच्चों, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि इस सेल में प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। आगे हम इस पूरे वर्ड्स को डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल हम जब समझ रहे हैं व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल, तो हम एक बार बेसिक वे में समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल है क्या। बच्चों रट के कभी भी कुछ चीज समझ नहीं आएगा आप लोगों को। बायोलॉजी में अगर आप रट रहे हैं तो समझ लीजिए आपको कुछ समझ आएगा ही नहीं। आप उसे फील करके पढ़िए, समझिए, अंदर से फील करिए कि ये है क्या। जब आपको है क्या समझ आ जाएगा, क्यों ये स्ट्रक्चर है समझ आएगा, तो आपको कभी रटना पड़ेगा ही नहीं। ठीक है।
तो ये हो गया राइबोसोम, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन बनाता है। नेक्स्ट आता है कैप्सूल, ये एक जेली लाइक लेयर होता है जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है। ये भी एक तरह का प्रोटेक्शन ही देता है सेल में, कि जैसे टेम्परेचर वगैरह ऊपर नीचे हो रहा है तो स्मूथ बना रहा है, सूखे ना सेल, ये सब का काम करता है। नेक्स्ट हम आते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है? ये भी एक तरह का जेनेटिक मटेरियल ही है, मतलब प्रॉपर तो जेनेटिक मटेरियल नहीं, यही मेन जेनेटिक मटेरियल है, बट ये भी एक तरह का जेनेटिक बिहेवियर शो करता है। ये एक स्पेशल जीन को अपने अंदर रखता है। आगे जब आप 12th में जाएंगे या फिर और आगे बायोटेक लेंगे तो देखेंगे प्लास्टिड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी होता है, कुछ कुछ बैक्टीरिया मतलब डिजीज से लड़ने से बचाता है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है मीजोसोम। मीजोसोम क्या होता है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब एक पतली सी सबसे पहले समझते हैं इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल वॉल के जस्ट अंदर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, पतली सी लेयर जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब ये सेलेक्ट करता है कि किस मॉलिक्यूल को अंदर आना है, किस मॉलिक्यूल को बाहर जाना है। जैसे कुछ मॉलिक्यूल प्रोटीन चाहिए तो बाहर से कुछ चीज अंदर लेना है, तो वो कौन डिसाइड करता है कि अंदर जाएगा या नहीं? वो डिसाइड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, किसको आना है किसको नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक जगह पे जाके फोल्ड हो जाता है, देखिए स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम बोलते हैं मीजोसोम, जिसका काम होता है रेस्पिरेशन करने का और कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन करने का काम होता है। तो बेसिकली हमने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। तो ये होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल, साइज में भी बहुत छोटा होता है, 0.5 टू 0.005 माइक्रोमीटर्स में इनका साइज होता है। नॉर्मल नेकेड आई से हम नहीं देख सकते हैं। ये ज़्यादातर यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर का मतलब ये होता है कि यूनि मतलब होता है एक, सिंगल, सेलुलर मतलब सेल, मतलब एक सिंगल सेल के अंदर सारे बॉडी फंक्शन कंप्लीट होते हैं, बॉडी के रेगुलर फंक्शन कंप्लीट होते हैं, उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, मल्टी का मतलब होता है अलग और सेलुलर मतलब मल्टी का मतलब बहुत सारे, सेलुलर मतलब सेल। जब बहुत सारे सेल मिलके एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तब उसे हम क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे ह्यूमंस, हर किसी वर्क के लिए अलग अलग सेल्स डिसाइड है, आंखों के लिए अलग सेल है, रिप्रोडक्शन के लिए अलग सेल्स है, डाइजेशन के लिए अलग सेल है, तो वो क्या है? एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जब हम बात करेंगे यूनिसेलर, यूनि का मतलब जैसे ये, इसके अंदर एक सेल के अंदर ही सारे रिप्रोडक्शन हो जाएगा, रेस्पिरेशन हो जाएगा, सारी चीज एक ही सेल के अंदर होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं जब हम प्रोकैरियोटिक सेल के रिप्रोडक्शन, तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके का होता है? जो सेल है, ये सेल में ग्रोथ होता है, इसके जेनेटिक मटेरियल में ग्रोथ होता है, और एक सेल आपस में डिवाइड करके दो अलग अलग सेल बना लेते हैं। इस तरीके से इनका रिप्रोडक्शन होता है। दो सेल बनने के कारण इनमें फिजन होता है, फिजन मतलब टूटता है, और एक बार टूट के दो सेल बनता है, एक सेल से टूट के दो सेल, इसलिए हम इसको बाइनरी फिजन भी बोलते हैं। और भी अलग अलग मेथड्स होते हैं, फिलहाल के लिए हम इतना ही समझते हैं कि हमें प्रोकैरियोटिक सेल क्या हुआ। अब हम आगे की वीडियो में यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे। यूकैरियोटिक सेल में हम देखेंगे कि कैसे होते हैं प्लांट सेल, एनिमल सेल, और जब ये वीडियो कंप्लीट होगा और यूकैरियोटिक कंप्लीट होगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेल ऑर्गेनेली, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि सेल, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर साइटोप्लाज्म, डीएनए, सेल, इन सब का स्ट्रक्चर देखेंगे, किन चीजों से मिलकर बना है, उनके फंक्शन क्या है, सारी चीजें हम बात करेंगे डिटेल में। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो समझ आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए ऐसे ही अलग अलग इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे स्टडी पॉइंट के चैनल पे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।